This is Mamta Jahar. Welcome to my YouTube channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ राज्य। इससे पहले मैं आपको राजनीतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस और वो करा चुकी हूँ। तो अभी पढ़ लेते हैं राज्य। थ्योरी में राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। कितनी इम्पोर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। राज्य क्या है? आपने सुना होगा कि जैसे कि जो हमारी पूरी राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य पे केंद्रित है। ये माना जाता है कि राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण जो विषय है वो राज्य है। राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य के बिना कोई कार्य के संचालन नहीं हो सकता, कोई सरकार नहीं हो सकती, कोई जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला नहीं हो सकता। एक वो होता ना, प्राकृतिक स्थिति ऐसी थी कि मानव कुछ भी अपना कोई नियम बना लेता था लेकिन वो कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो उससे क्या है, एक दूसरे के अधिकारों का हनन होता था। तो महत्वपूर्ण संस्था कैसे लाई गई? इसीलिए लाई गई क्योंकि किसी चीज़ को एक नियमित संचालन किया जाए। किसी व्यवस्था का नियमित संचालन करने के लिए राज्य संस्था का लाया गया, स्थापित किया गया। अरस्तु और प्लेटो ने इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस फील की। मैंने जैसे अरस्तु प्लेटो आपको पढ़ाया हुआ तब बताया था राज्य के बारे में, उन्होंने कितना कुछ बताया है। हॉब्स ने बताया था, रूसो ने बताया था कि कैसे प्राकृतिक व्यवस्था कैसी थी, फिर उन्होंने राज्य की स्थापना कैसे की, राज्य को उत्पन्न कैसे किया, राज्य को महत्वपूर्ण संस्था कैसे बनाया अपने सामाजिक समझौते के द्वारा। तो आइए देखते हैं राज्य को राजनीतिक विज्ञान के अंदर का केंद्रीय विषय माना गया है। राज्य को राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय क्यों माना गया है? केंद्रीय विषय माना गया और महत्वपूर्ण संस्था माना है क्योंकि राजनीतिक विज्ञान पूरी राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो उसके आसपास ही उसकी सरकार के बारे में बात कर लीजिए, उसके नियम कानून के बारे में बात कर लीजिए। राज्य के ही कानून होते हैं, संविधान बनाया जाता है राज्य को संचालित करने के लिए। अब बात ये आती है कि राज्य होता क्या है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भारत में पहले अंग्रेजी शासन था, तो भारत एक अंग्रेजी शासन के अंडर में एक विदेशी संस्था के अंडर में कार्य करता था, और तब भी उसे राज्य बोलते थे। भारत को भी एक राज्य बोलते हैं, और जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य हैं उनको भी राज्य बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली राज्य है क्या? ऐसा राज्य में कौन से तत्व होते हैं जिनको हम डिफाइन कर सकें क्लियर कट कि ये राज्य है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए परिभाषा दी है, तो उसके बाद में इसके तत्व डिफाइन करेंगे हम। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावेली ने अंग्रेज में द स्टेट के रूप में किया था, और उनकी बुक कौन थी? द प्रिंस में राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने द स्टेट के रूप में किया। ठीक है। राज्य के लिए नगर शब्द का प्रयोग किया है यूनानी विचारकों ने, जिसे पॉलिस कहते हैं। रोमनों ने राज्य के लिए सिविटास पॉलिस के अर्थ में, और रिपब्लिक नागरिकता शब्द का प्रयोग किया है। गार्नर ने क्या है? गार्नर ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। आगे आप चलोगे, जितनी भी परिभाषा दी होंगी उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे डिफाइन जो परिभाषा दी है वो गार्नर ने दी है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ही देख लेते हैं गार्नर ने इसके बारे में कहा क्या है। गार्नर ने अपनी पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में दी है। मतलब राजनीतिक विज्ञान क्या है? राज्य का विज्ञान है। अगर राजनीतिक विज्ञान का विषय ही राज्य के विज्ञान है तो वो कितनी इम्पोर्टेंट संस्था हो सकती है, आप समझ सकते हैं। अर्थात राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। तो राज्य बहुत महत्वपूर्ण संस्था हो गई भाई। आरंभ भी है वहाँ से हो रहा है, अंत भी हो रहा है। तो ये गार्नर के, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। ठीक है। बोहना ने राज्य के लिए रिपब्लिक, और हॉब्स ने कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का एक विज्ञान, सबसे प्रथम जो राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना है वो अरस्तु थे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य को डिफाइन कैसे किया जाता है। भारत एक राज्य है या राज्य है जो हमारे 28 हैं वो राज्य हैं? तो देख लेते हैं। राज्य
राज्य के तत्व तो हमारे क्या होना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए जिसको हम डिफाइन कर सकें राज्य है। तो पहली चीज़ विचारकों ने बताया कि राज्य में एक जनसंख्या होनी चाहिए। अब बताइए, भारत में जनसंख्या है? बिल्कुल है। तो राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक तत्व है। मनुष्य के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जनसंख्या के अभाव में भी किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसके लिए राज्य है? मानव के लिए। वह एक ही जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति से जुड़ी हो जनसंख्या। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब भूभाग देख लेते हैं। दूसरा तत्व क्या है? भूभाग। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए राज्य के पास। तो राज्य के पास एक निश्चित भूभाग होगा, क्योंकि उसमें जिस जनसंख्या को आप रख रहे हो, जिसके लिए राज्य बना रहे हो, उसके लिए वह रहने खाने के लिए एक व्यवस्था, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक रहने के लिए एक ज़मीन चाहिए जिसमें वो रह सके। एक निश्चित भूभाग चाहिए जिसमें बता सके कि यहाँ से यहाँ तक हमारा राज्य है। तो ये हमारे भारत के पास है। तो हमारा भारत अभी तक तो राज्य है इन तत्वों के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब सरकार, अब राज्य के लिए सरकार होनी चाहिए। भूभाग में सबसे पहले क्लेवर थे, प्रथम लेखक थे, जिन्होंने 1817 ईस्वी में राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक माना था। क्लेवर। लिख देती हूँ मैं आपको लिए। क्लेवर थे प्रथम जो वो निश्चित भूभाग बहुत आवश्यक माना था। इन्होंने रियलाइज़ करवाया कि भारत के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अब दूसरा देख लेते हैं सरकार। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। सरकार के रूप में राज्य अपने आप को व्यक्त करता है, कानून, रक्षा और शांति की स्थापना करता है। तो अगर कानून व्यवस्था की स्थापना करनी है तो उसके लिए सरकार आवश्यक है। तो राज्य के लिए ये भी महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। तो ये ऐसे है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है राज्य का, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है दोस्तों? संप्रभुता आप बार बार पढ़ते होंगे अपने राजनीतिक जो हमारा संविधान है उसमें भी पढ़ी होगी। राजनीतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण वो है। संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता होती है जो ये महत्वपूर्ण तत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि राज्य के तत्व में से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो ये है संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता वही होती है जो राज्य के आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने के लिए कोई भी राज्य अगर स्वतंत्र है, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे विदेशी राज्य या किसी अन्य शक्ति का दबाव नहीं है उसके पास, वो बाहरी और आंतरिक निर्णय अपने स्वायत्त से ले सकता है, तो वही होता है संप्रभुता। मतलब वो अपने निर्णय के लिए बाहरी व आंतरिक रूप से स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसकी डिटेल में एक ये संप्रभु चैप्टर भी पढ़ेंगे हम इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक संप्रभु चैप्टर ही होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है राज्य के तत्वों में से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब राज्य को डिफाइन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट विचारक थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ कथन बोले, कुछ परिभाषाएं दी। तो वो देख लेते हैं। अरस्तु ने बोला, राज्य प्रशासन का अंग है जो कि ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करने किसने बताया? अरस्तु ने। हेगल ने बताया राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। प्लूटो ने, ये भी इम्पोर्टेंट, ये सारी जितनी भी मैं परिभाषा दे रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं परिभाषाएं इनकी। तो ये आप याद रखिएगा और रट लीजिएगा। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये प्लूटो ने बोला। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, ये एडवर्ड बर्ग ने बोला। समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा आशीर्वादम ने। राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है, ये मैकाइवर ने बोला। अब ये सब लोगों ने एक एक चीज़ डिफाइन की राज्य की, लेकिन जो संपूर्ण परिभाषा दी वो गार्डनर थे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। व्यक्तिवाद ने क्या, जो व्यक्तिवादी जो विचारक थे उन्होंने क्या बोला? राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई क्यों बोला इन्होंने आवश्यक बुराई इसलिए बोला कि राज्य आवश्यक संस्था तो है। उन्होंने बोला राज्य इतना आवश्यक है कि अगर कहीं शांति स्थापित करनी है, कानून बनाना है, तो वही राज्य के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन बुराई क्यों बोला? उन्होंने बोला बुराई इसलिए बोला क्योंकि वो कभी कभी ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगता है लोगों की ज़िंदगी में।
उनको स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देता। तो उस चीज़ से लिए उनकी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, इसलिए वो बुराई कहा उसने। आवश्यक इसलिए कहा क्योंकि वो शांति कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आवश्यक, बहुत ही आवश्यक है। अराजकवादियों ने तो इसका अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा अनावश्यक बुराई है। अनावश्यक बुराई मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों रख रहे हो। तो राजत्ववादी तो इसका अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं। मार्क्सवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। मार्क्सवादी ने पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि पूंजीवाद लोगों का आधिपत्य होता है, तो वो जो वो होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, उन पर शोषण करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके श्रम को यूज़ करके उनको बंदी बनाकर रखते हैं, उनके जो है आय है उतना नहीं देते जितना काम के अकॉर्डिंग। तो वो पूंजीपतियों का पूरा केंद्र हो जाता है, पूंजीपतियों की पूरी प्रभुत्ता हो जाती है। तो उससे राज्य क्या है, पूंजीपति का आधिपत्य हो जाता है, तो राज्य पे भी पूंजीपतियों का नियंत्रण पूरा होता है। जिससे क्या होता है कि श्रमिक का जीवन खतरे में पड़ जाता है, श्रमिक के लिए कोई नहीं सोचता, तो वो शोषण का यंत्र बन जाता है। तो इसलिए इन्होंने राज्य, ये पूंजीपतियों के बहुत खिलाफ था मार्क्सवादी। और ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे इसको पूरे डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं। सेवाइन ने बोला, दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य के अर्थ प्रदान किए जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया। सेवाइन ने बोला, दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को अर्थ प्रदान किया, वो था सेवाइन। राज्य विधि की राजनीतिक इकाई है, डुग्बी ने बोला। राज्य लोगों की सहमति पर आधारित है, ये जॉन लॉक ने बोला। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना ग्रामसी ने की। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया मायरॉन वीनर ने। राज्य राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, मायरॉन वीनर ने। और राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना ग्रामसी ने दी थी। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है। अब गार्नर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसने बोला, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है। अब व्यक्तियों का ऐसा समूह, इसका मतलब इसमें क्या आ गई, जनसंख्या। न्यूनतम या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है। अब व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें जनसंख्या तो आ गई। अब दूसरा क्या है, न्यूनतम और अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है। दूसरा पॉइंट भी आ गया राज्य में, निश्चित भूभाग। तीसरा क्या आ गया, बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होता है। अब बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त, इसका मतलब क्या हो गया, संप्रभु। संप्रभु हो गया। तो जनसंख्या आ गई, निश्चित भूभाग आ गया और संप्रभुता आ गई। अब एक शासन तंत्र होता है जिसके प्रति सभी निवासियों में स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना होती है। जो स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना है, ये चौथा तत्व दिया था विलोवी ने। विलोवी ने दिया था, ठीक है। तो राज्य ने, अब गार्नर ने इसके चारों तत्वों को शामिल कर लिया। चारों क्या, पांचवा ही होगा, हाँ सॉरी, पांचवा था ये। तो जनसंख्या भी ले ली इसने, निश्चित भूभाग भी ले लिया, संप्रभुता भी ले ली और सरकार भी ले ली, शासन तंत्र होता, और सभी निवासी की स्वभावता आज्ञा पालन की भावना। अगर किसी कोई भी संस्था बना दी जाए, सरकार बना दी, निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, लेकिन वहाँ आज्ञा पालन न हो तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी संस्था बनाने का। तो आज्ञा पालन स्वभावतः नागरिकों में आ जाए तो ये तत्व भी होना चाहिए, तभी राज्य का प्रभुत्व चल सकता है या राज्य कोई संस्था चल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये बताए गार्नर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास कैसे हुआ। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास ऐसे हुआ कि सबसे पहले कबीला राज्य आया, जो राज्य का सबसे प्राचीन रूप था। इसमें स्वजन समूह शासन व्यवस्था थी। इसमें छोटे छोटे कबीले अपने सरदारों के अधिशासन में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी कबीला के संगठन इसी श्रेणी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो कबीला है ना, वो इसी श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कबीले होते थे। अब आता है प्राची साम्राज्य। प्राची साम्राज्य क्या है, ये नील गंगा इत्यादि जो उर्वर नदी की घाटियाँ हैं, उनके आसपास विकसित हुआ था प्राची राज्य जो था। यूरोपीय महाद्वीप जो प्रायद्वीप थे, उसमें राज्य के उदय को यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में इसी में आए। यूनानी नगर राज्य क्या होते हैं, अब यूनानी नगर राज्य देख लेते हैं। यूनानी नगर राज्य क्या है, एजियन और भूमध्य सागर की सभ्यता के विस्तार के परिणाम स्वरूप यूरोपीय प्रायद्वीप में राज्य का उदय हुआ। एजियन और भूमध्य सागर यानी कि आसपास जो राज्य का उदय हुआ वो
यूनानी नगर राज्य है। रोमन साम्राज्य क्या था? ये आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप यूनानी नगर राज्य का अंत हो गया था, तो रोम संपदा का केंद्र बना। और जहाँ रोमन साम्राज्य विकसित हुआ, वहाँ निरंकुश शासकों द्वारा शासित व्यवस्था थी। सम्राट की शक्ति पर धर्म की मोहर लगा दी गई। तो यहाँ पे यूनानी नगर का पतन होने के बाद रोमन साम्राज्य आ गया, यहाँ जिसमें रोम संपदा का केंद्र बना। रोम होता है इटली में, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा एक निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित की गई। सामंती राज्य क्या होता है? ये जमींदार और भूमि पर आधारित होता है। सामंती व्यवस्था हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। सामंती व्यवस्था क्या है? ये मध्यकाल की 5वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, 5वीं शताब्दी में इसकी प्रारंभ हुई थी। तो ये जमींदार, जागीरदार, सामंत सरदारों के हाथों में सत्ता का केंद्र आ जाता है, तो वो सामंती राज्य होता है। आधुनिक राष्ट्र तो 15वीं-16वीं शताब्दी में इसका उदय हो गया था आधुनिक राष्ट्र में, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड एवं रूस में, फिर जर्मनी, इटली राष्ट्रों का विकास हुआ। प्रारंभ में राजतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई थी इनमें, परंतु 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक शासन व्यवस्था का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में। और इसके बाद उपनिवेशवाद आया और उसका पतन हो गया, फिर और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य जो आज हम इसको देखते हैं, जो एक संप्रभु है, अपने आप में स्वतंत्र है, एक किसी का शासन है, उसमें एक कोई सरकार है, उसका निश्चित भूभाग है, तो वो क्या है? हमारा आधुनिक राष्ट्र है। अब चीज़ें मैंने जिस राज्य के तत्व में आपको बताई थी कि भारत को भी राज्य बोलते हैं और अदर स्टेट को भी, जो हमारे भारत के अंदर हैं 28 राज्य, उनको भी राज्य बोलते हैं। तो राज्य के जो तत्व हैं, निश्चित भूभाग भारत के पास है, वो तो हमारा क्लियर हो गया था कि भारत राज्य है जिसमें से चारों चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारे स्टेट राज्य हैं कि नहीं है, ये देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी स्टेट ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, तो यूपी में कौन सा तत्व है? जनसंख्या है हमारे पास, तो राज्य अभी तक है। दूसरा क्या है? निश्चित भूभाग, तो यूपी का एक निश्चित मैप बना सकते हैं हम, तो वो भी है। निश्चित वो सरकार भी है, राज्य में सरकार भी है, ओके। चौथा जो तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि राज्यों को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो बाहरी अपने आंतरिक निर्णय में और बाहरी नियंत्रण में वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर केंद्रीय शासन का प्रभुत्व है, तो संघ उसको कंट्रोल करता है, केंद्रीय सरकार उसको कंट्रोल करती है। वो किसी दूसरे राज्य से, दूसरे विदेशी राज्य के साथ जाकर समझौता नहीं कर सकता, उसमें केंद्र सरकार ही जाएगी। और अपने निर्णय भी लेता है एक सीमा तक, लेकिन कुछ निर्णय वो अपने भी लेने में स्वतंत्र नहीं है, वो केंद्र का उसमें प्रभुत्व होता है, क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है हमारी भारतीय व्यवस्था में। तो इसका मतलब संप्रभुता राज्य के अंदर नहीं है। तो राज्य पूर्णतः राज्य के तत्वों से के जो है ढांचे में फिट नहीं बैठता। तो राज्य क्या है? भारत एक राज्य है, लेकिन अदर राज्य के ढांचे में फिट नहीं बैठते, तो राज्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं, जो इतनी इम्पोर्टेंट संस्था है तो उसका कार्य क्या क्या हो सकते हैं। अब राज्य के कार्य, भाई संचालन करने के लिए राज्य व्यवस्था स्थापित की, तो राज्य के कार्य भी होंगे। राज्य के कार्य अनिवार्य कार्य होते हैं और एक ऐच्छिक कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्य में क्या होता है? बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। अब बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए राज्य को क्या करना पड़ता है? व्यवस्था करनी पड़ती है, एक आर्मी सेना रखनी पड़ती है, पूरी फोर्स लगानी पड़ती है, जिससे कि हमारी निश्चित भूभाग जनसंख्या पर कोई आक्रमण ना करे और उनको सुरक्षा प्रदान, क्योंकि राज्य का मेन उद्देश्य होता है किसी राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। फिर दूसरा क्या? आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखना। बाहरी शांति तो बनाए ही रखना, बाहरी लोगों से तो बचा के रखना ही है, बाहरी विदेशी राज्यों से तो बचा के रखना ही। आंतरिक कलह, आंतरिक विद्रोह जो गृह युद्ध का कारण बन जाते हैं, छोटे छोटे विद्रोह, उनको भी व्यवस्थित करके रखना, उनको भी सुरक्षा बनाए रखना इसका मेन कारण है। बैंकिंग में मुद्रा व्यवस्था बनाए रखना। बैंकिंग में कोई भी करेंसी है, अब करेंसी क्या मतलब? पूरा वित्त संचालन ही है जो हमारे राज्य का, उसका भी काम केंद्र ही करता है या राज्य ही करता है, देश ही करेगा। उसका अधिकार राज्यों को नहीं है कि राज्य इसको संचालित करें। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी संधि समझौता करना है किसी विदेशी राज्य से, किसी अंतर्राष्ट्रीय अपना राज्य दूसरे को देना है या लेना है, या कोई भी निर्णय लेना है अंतर्राष्ट्रीय लेवल, तो वो राज्य ही करेगा, मतलब
पूरा हमारा देश भारत ही करेगा। इसको राज्य को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, ये अनिवार्य है। अब ऐच्छिक कार्य क्या है? ऐच्छिक कार्य होते हैं जिसको करे न करे कोई बाध्यता नहीं है, ये तो करने ही करने हैं। तो ऐच्छिक कार्य मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, ये कर सकता है, उसका कर्तव्य है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। सामाजिक सुधार करना, सामाजिक सुधार में वृद्ध और युवा, बच्चे, सबकी देखभाल, सबको मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है तो वो सही से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, तो उन सब चीज़ों को देखना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, मनोरंजन की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें ऐच्छिक कार्य में आती हैं। तो ये था राज्य के लिए थोड़ा सा राज्य के एक टॉपिक। राज्य का हमने परिभाषित किया, राज्य को हमने अर्थ समझा, उसके तत्व को डिफाइन किया, उसकी परिभाषाएं किस किसने दी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। और इसमें जितने भी मैंने चीज़ें डाली हैं वो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो आप उनको फैक्ट के तौर पे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो परिभाषाएँ दी हैं, जो फैक्ट दिए हैं। तो आज के लिए राज्य का टॉपिक समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को आगे आने वाली वीडियो के लिए देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पे आइकॉन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।